हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फिजिकल एजुकेशन के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने चर्चा करी। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स। किस एक्टिविटी को हम एज ए स्पोर्ट्स कंसिडर कर सकते हैं या क्या क्या उस एक्टिविटी के बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, हम आज उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स इज फिजिकल एंड कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी। शारीरिक हलन चलन से जो जुड़ी हुई एक्टिविटी है उन सबको हम एज ए स्पोर्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं। और उसका नेचर जो है वो कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मतलब वहां पर मिनिमम एक अपोनेंट आपका होना जरूरी है। जहां पर कंपटीशन हो, जहां पर स्पर्धा हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी को हम एज अ स्पोर्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम्स का स्पोर्ट्स के अंदर हम समावेश नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकली वहां पर पार्टिसिपेंट ऑन द फील्ड हाजिर होने जरूरी है। फिर जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं उसका मेन एम क्या है? उसका मेन हमारी फिजिकल एबिलिटी और स्किल को डेवलप करना होना चाहिए। जैसे कि हमारी फिजिकल एबिलिटी है वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, ये सारी जितने भी हमारे फिजिकल स्किल्स है उसका डेवलपमेंट उस एक्टिविटी से होना चाहिए। तो हम उस एक्टिविटी को स्पोर्ट्स में कंसिडर कर सकते हैं। कि नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसके डिफरेंट नेचर भी होते हैं। 3 टाइप के नेचर होते हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर। इसमें डायरेक्ट जो स्पोर्ट्स है उसमें जो अपोनेंट है उनकी दोनों अपोनेंट की बॉडी कांटेक्ट डायरेक्ट होता है। ऐसे जो स्पोर्ट्स है उसको हम डायरेक्ट स्पोर्ट्स कहेंगे। जैसे कि रेसलिंग हो गया, कबड्डी है, फिर जूडो है, ऐसे स्पोर्ट्स डायरेक्ट स्पोर्ट्स हैं। और इनडायरेक्ट स्पोर्ट्स जहाँ पर अपोनेंट डायरेक्ट उनका बॉडी कांटेक्ट नहीं होता, वैसे स्पोर्ट्स सारे हम इनडायरेक्ट स्पोर्ट्स में कंसिडर करते हैं। जैसे कि आप बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस है, ये सारे जो स्पोर्ट्स है वो इनडायरेक्ट स्पोर्ट्स। तो दोनों में से कोई भी नेचर की एक्टिविटी होनी चाहिए। फिर इंडिविजुअल या तो टीम गेम्स। अगर एक ही पार्टिसिपेंट है उस एक्टिविटी का तो उस एक्टिविटी को हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कह सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा पार्टिसिपेंट है आपकी उस एक्टिविटी में तो हम उसको एज अ टीम गेम उसको स्पोर्ट्स में कंसिडर करेंगे। तो दोनों में से कोई एक नेचर फॉलो करता होना चाहिए। तीसरा जो नेचर है वो है अमेच्योर स्पोर्ट्स है या फिर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। दोनों में से कोई एक स्पोर्ट्स होना चाहिए। अमेच्योर स्पोर्ट्स का मतलब है कि आप प्राइड के लिए खेलते हो, आप सम्मान के लिए खेलते हो, जहां पर खेलने के रिटर्न में आपको पैसे नहीं मिलते, जहां आपको मेडल्स, ट्रॉफी या तो सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं। ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स है वो अमेच्योर स्पोर्ट्स कहलाते हैं। और पूरे विश्व में अमेच्योर स्पोर्ट्स के लिए एक सबसे बड़ी एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये बॉडी पूरे वर्ल्ड में एमेच्योर स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, फिर ओलंपिक गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन करती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म करती है। दूसरा जो स्पोर्ट्स है वो है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स, जिसमें प्लेयर्स जब खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको खेलने के बदले में उनको पैसे मिलते हैं। ऐसे जो स्पोर्ट्स है उसको हम प्रोफेशनल स्पोर्ट्स कहेंगे। मैंने यहाँ पर प्रो कबड्डी लीग का मैंने यहाँ पर इमेज रखा है। जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं इस लीग में उनको खेलने के बदले में उनको पैसे मिलते हैं। और वही प्लेयर्स जब नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां उनको पैसे नहीं मिलते, वहां उनको मेडल्स मिलते हैं। तो दोनों स्पोर्ट्स में ये अंतर है। स्पोर्ट्स आर यूजुअली गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से फ्रेम होने चाहिए। जैसे कि ग्राउंड मेजरमेंट, जो भी एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसका प्रॉपर ग्राउंड मेजरमेंट होना जरूरी है। आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां पर आपने बाउंड्री डिसाइड नहीं करी है,
तो कैसे आपको पता चलेगा कि 4 है या 6 है? फिर जब आप ग्राउंड पर जाते हैं तो वहां पर प्रॉपर बाउंड्री बनाई जाती है, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ वहां पर आप गेम्स खेलते हैं, तो जिससे डिसीजन लेने में सरलता होती है और गेम जो है वो फेयरली आप उसको कंडक्ट कर सकते हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, उस एक्टिविटी में कितने प्लेयर्स इन होंगे, मतलब ग्राउंड में खेलेंगे, या कितने प्लेयर्स बाहर सब्स्टिट्यूट बेंच पर बैठेंगे, ये पहले से तय होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, मतलब कितनी एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसका टाइमिंग क्या होगा, फुल टाइमिंग क्या होगा, बीच में अगर हाफ टाइम है तो हाफ टाइम कितने टाइम पर होगा, और कितने मिनट का वो हाफ टाइम होगा, ये भी पहले से डिसाइड होना चाहिए। फिर सब्स्टिट्यूशंस की मैंने बात कर ली कि भाई कितने प्लेयर सब्स्टिट्यूट होंगे पूरे गेम में, 3 होंगे, 5 होंगे, या कोई लिमिट नहीं होगी सब्स्टिट्यूशन की। ये सब रूल्स जो है वो पहले से फ्रेम होने चाहिए। आज इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी गेम्स रिकॉग्नाइज है, उन सब के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो पहले से बने हुए हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसका प्रॉपर स्कोरिंग होना जरूरी है। अगर स्कोरिंग क्यों जरूरी है, ताकि एंड ऑफ द एक्टिविटी आप विनर डिसाइड कर सको, आपको पता चले कि कौन सी टीम विनर है और कौन सी रनर अप। तो स्कोरिंग हमने किया होगा तो हमें पता चलेगा, और इवन हमें कभी भी लाइफ में उस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, उस मैच की इंफॉर्मेशन, तो हम वो पुराने रिकॉर्ड्स देखकर, पुरानी स्कोरिंग देखकर हमें पता चल सकता है कि उस मैच में क्या स्कोरिंग रही थी। तो इसकी वजह से हमें स्कोरिंग भी करना बहुत ही जरूरी है। फिर जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसके यूनिफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट्स भी उस एक्टिविटी में होना जरूरी है। यूनिफॉर्म्स की बात करें तो उसका कलर डिसाइडेड होता है, फिर उसके जर्सी के पीछे नंबर होता है, उनका प्लेयर्स का नाम होता है, शॉट्स में भी आगे उसका नंबर लगा रहता है, ताकि रेफरी या एम्पायर को डिसीजन देने में सरलता हो। और जो टीम्स दो खेल रही है उन दोनों के कलर्स कॉम्बिनेशन जो है वो भी अलग अलग होने चाहिए। फिर इक्विपमेंट की बात करें तो जैसे यहाँ मैंने फुटबॉल प्लेयर का एग्जांपल दिया है, फुटबॉल खेलने के लिए आपके पैरों में स्टड होने जरूरी है, फिर फुल स्टॉकिंग आपने पहने होने चाहिए, फिर आपके पैरों में सिन गार्ड भी आपने लगाए होने चाहिए। तो ये इक्विपमेंट्स भी जरूरी है ताकि आपको किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। बात करते हैं एफिलिएशंस की, रिकॉग्निशंस की। जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसके नेशनल एसोसिएशंस बने होने चाहिए, उसी से आपको रिकॉग्निशंस लेना है, एफिलिएशंस लेना है, फिर आप उस एक्टिविटी को आप एज ए स्पोर्ट्स कंसिडर कर सकते हैं। ये जो एसोसिएशंस है वो उस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, उनके ऊपर निगरानी रखते हैं, कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस उनको फ्रेम करने हैं या चेंज करने हैं, तो ये जो एसोसिएशंस होते हैं वो फ्रेम करते हैं और इस गेम को चलाते हैं। तो स्टेट जो है वो नेशनल से लेता है एफिलिएशंस, और नेशनल एसोसिएशन जो होते हैं वो वर्ल्ड एसोसिएशन के साथ रिकॉग्निशंस लेते हैं, एफिलिएशंस। तो ये अगर रिकॉग्निशंस और एफिलिएशंस आपने नहीं लिए हैं तो वो एक्टिविटी को आप वैलिड नहीं कह सकते। तो ये बहुत ही जरूरी है किसी भी एक्टिविटी के लिए रिकॉग्निशंस। फिर जो कॉम्पिटिशन्स का नेचर जो है वो 2 टाइप से होता है। एक होता है लीग कॉम्पिटिशन्स, जिसमें जितने भी टीम है उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मानो कि 20 टीम्स है, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, एक ग्रुप में 5-5 टीम रहती है। वो 5 टीम अपने एक दूसरे ओपोनेंट के साथ खेलती है, और 4 मैच के बाद उनके रिजल्ट्स पता चलते हैं, उनके कितने पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो टीम आगे जा रही है कि नहीं जा रही।
अगर नहीं जा रहे तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। दूसरा जो है नेचर वो है नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसमें एक टीम पार्टिसिपेट करेगी। अगर वो मैच जीतती है तो वो दूसरा मैच खेलेगी, अगर वो मैच हार जाती है तो वो कंपटीशन से वो बाहर हो जाती है। कभी कभी इन दोनों का मिक्सचर होता है, जैसे कि शुरू में लीग टूर्नामेंट होता है, फिर जब सेमीफाइनल फाइनल राउंड आते हैं तो वो फिर नॉकआउट कंपटीशन वहां पर खेला जाता है। तो ये दोनों टाइप के जो नेचर है उसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। फिर जो आप एक्टिविटी करवा रहे हो उसमें रेफरी, एम्पायर और जजेस का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गेम को बिना इंटरप्शन विद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अगर उस गेम को हमें कंडक्ट करना है तो वहां पर किसी को निगरानी रखना बहुत ही जरूरी है। और ये निगरानी कौन रखता है? एम्पायर रखता है, रेफरी रखता है, जो गेम को चलाता है और उसको जरूरत पड़े तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है। जहां पर पनिशमेंट देना है वहां वो पनिशमेंट भी देता है, और गेम के जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे डिसीजन रेफरी, एम्पायर या तो जजेस लेते हैं। तो फेयरली उस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है तो उसके लिए हमें रेफरी, एम्पायर या तो जजेस की जरूरत पड़ेगी। फिर जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो उससे जो प्लेयर खेल रहा है उसको एंटरटेनमेंट, उसको खुशी मिलना बहुत ही जरूरी है। तभी वो एक्टिविटी आपकी जो है वो पॉपुलर बनेगी, फिर से लोग खेलेंगे उस एक्टिविटी को। अगर जिस एक्टिविटी करने में आपको मजा नहीं आ रहा है, एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, वो एक्टिविटी इतनी पॉपुलर नहीं बनेगी, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। तो जो एक्टिविटी आप पसंद कर रहे हो एज ए स्पोर्ट्स, उसमें एंटरटेनमेंट मिलना बहुत ही जरूरी है। फिर सिर्फ प्लेयरों को नहीं, कभी कभी जो स्पेक्टेटर्स है, जो दर्शक हैं, उनको भी एंटरटेनमेंट मिलना जरूरी है जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो। एग्जांपल देता हूँ कि जब क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है तो जो वहां पर दर्शक बैठे हैं उनको भी एंटरटेनमेंट मिलता है, उनको भी वही थ्रिल महसूस होता है। इवन घर बैठे बैठे जो देख रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उनको भी सेम एंटरटेनमेंट मिलता है। तो ऐसी एक्टिविटी होना जरूरी है जिससे प्लेयर्स को भी एंटरटेनमेंट मिले, एज वेल एज अगर उस एक्टिविटी को कोई दूर से देख रहा है तो उसको भी एंटरटेनमेंट मिले, उसको भी खुशी मिले। और लास्ट में जो एक्टिविटी आप करवा रहे हो उसके विनर्स जो है उनको प्राइजेस या तो अवार्ड देना बहुत ही जरूरी है। आप उनको मेडल्स दे सकते हो, आप उनको ट्रॉफीज दे सकते हो, आप उनको कैश प्राइजेस दे सकते हो, या फिर आप उनको सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित कर सकते हो। तो इससे हौसला अफजाई होती है प्लेयर्स की, और वो ज्यादा से ज्यादा उस गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करता है। तो प्राइजेस होना भी बहुत ही जरूरी है। ये सारे रेफरेंसेस हैं जो मैंने, जो अलग अलग वेबसाइट है वहां से मैंने जो इमेजेस लिए हैं उसके रेफरेंसेस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे वीडियोस आगे भी देखते रहें। थैंक यू।